मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई हम लोगों ने सिलेबस दिया था हिंदी ग्रामर का, चाहे आप क्लास 10 का हो या 12 का हो, दोनों का ग्रामर सेम रहता है, बस 2-3 चैप्टर का डिफरेंस होता है, जैसे रस छंद अलंकार। ये सब चीज क्लास 10 वाले स्टूडेंट को नहीं पढ़ना पड़ता है, बट 12 वाले स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए तब ग्रामर सेम है। ठीक है, आप लोग स्टडी कर सकते हो, क्लास 10 का हो स्टूडेंट या 12 का, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप लोग भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये ग्रामर जो है सभी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आप लोग स्टडी कर सकते हो। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। ठीक है, तो आज की क्लासेस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा मजे के साथ, क्योंकि हिंदी है ना, हमारा राजकीय भाषा है, और राजकीय भाषा को बहुत ही मजेदार बना के पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को मजा आए स्टडी में। ठीक है, तो भाई आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। तब से पहले देखते हैं कि भाई आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो। मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक प्रश्न उठना चाहिए कि सर ये वर्ण विचार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए। तो मैं इसके बारे में यही बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने क्लास 9 में केमिस्ट्री को पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, ये बात जॉन डाल्टन ने कहा था। क्या ये बात सही निकला? नहीं। पदार्थ का सबसे छोटा कण, ये पदार्थ है मेरा, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना पदार्थों से मिलकर बना है, और पदार्थ का सबसे छोटा कण, इसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, और इसका सबसे लास्ट वाला जो कण बचेगा उसका नाम परमाणु। लेकिन पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु नहीं है। इसको वैज्ञानिक ने प्रूव करके दिखाया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो यह पदार्थ का सबसे छोटा कण हो सकता है, परमाणु नहीं हो सकता है सर। तब क्या हो सकता है? तो पदार्थ के बहुत सारे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर भी पाए जाते हैं, तो उनके बातों को गलत कर दिया गया। लेकिन अब बताओ इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताओ। वो है ABCDEFGZ तक। ठीक है, कंप्लीट। लेकिन वही प्रश्न मैं आपसे करूंगा कि भाई हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताओ क्या है वो है ओ आ ह से गिर गई, ये सब छोटी इकाई है। ठीक है भाई, तो इसी को क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण उसे कहते हैं जिसको अब हम और नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक जिस प्रकार से पदार्थ को नहीं तोड़ सकते थे, ठीक है, परमाणु को नहीं तोड़ सकते थे जॉन डाल्टन के अनुसार, ठीक उसी प्रकार हम लोग वर्ण को नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, वर्ण का टुकड़ा नहीं हो सकता है, इससे क्या कहते हैं? वर्ण, जिससे अब हम और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? वर्ण। ठीक है, वही चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण विचार कहते हैं। आप लोग पढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि नोट बनाने में बहुत ही बेहतरीन हो। ठीक है, नोट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। ठीक है, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले देखते हैं कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण। लेकिन उसी वर्ण को जब हम एक माला की तरह सजा देंगे तब उसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। और टोटल हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। बहुत से 52, बहुत से वर्ण। ठीक है, याद रहेगा भाई, मच्छी भी तंग कर रहा है। देखो भाई, तो सबसे पहले आप बताओ कि इंग्लिश में कुल कितने वर्ण हैं? उसमें 26 लेटर है, 26। लेकिन उसका दोगुना हिंदी में 26 दूना 52। हिंदी में कितना? तो 52 वर्ण है। कंप्लीट याद रहेगा। हिंदी में कितने ध्वनियां हैं या ध्वनि या वर्ण है? तो 52 वर्ण है। याद रहेगा भाई, 100% याद रहना चाहिए। अब देखते हैं इस 52 वर्ण को अलग अलग भागों में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भाग है इसका स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, और कहां से कहां तक? अ से लेकर औ तक। अ से लेकर औ तक। अ आ ह से दीर्घ ह्रस्व उ दीर्घ री ए ऐ ओ औ। देखो, ओ आ हसे दीर्घ हर्षो दीर्घो री ए ऐ ओ औ, ये स्वर वर्ण। उसके बाद अगला कैटेगराइज हम लोग करते हैं अंग और आह। अंग और आह को हम इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में कैटेगराइज कर दिए। किसको बोलते हैं? आयोगवा। क्या नाम दिया गया? अंग और आह को क्या कहते हैं? आयोगवा। अब उसके बाद आता है स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन। वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण इसे कहते हैं, जैसे क लिखे, क, इसको अब और नहीं तोड़ सकते, क ऐसे लिखते हैं। अगर बोलेंगे सर हलंत नहीं देंगे, तब हलंत नहीं दीजिएगा तो ये पूरा क हो गया। तब हलंत दे देते हैं तो आधा क होता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं भाई?
क्या बोलोगे सर ऐसे हम क लिखेंगे तब ऐसे अगर लिखना पड़ता है तो इसको ऐसे लिखना पड़ता है, आधा क प्लस क, तब मिलके बनाता है ये पूरे क, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आते हैं कि ये तो हो गया आपका वर्ण और ये हो गया आपका व्यंजन। व्यंजन स्वर के योग से बनता है, ये क्या है मेरा स्वर वर्ण। तो अगला पार्ट आता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसकी संख्या कितना 25 है, 25 और इसकी संख्या है 2 और इसकी संख्या है 11। ठीक, और आगे देखते हैं। उसके बाद आता है कि अंत अस्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो य र ल व को अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो तालंत स, मूर्धन्त स, दंत स और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। और उसके बाद आता है अक्षौतरों और स्वरों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले य और ल को क्या कहते हैं, अंत अस्त व्यंजन कहते हैं या वर्ण भी बोल सकते हैं। अगर हलंत लगा देंगे तो वर्ण कहेंगे, हलंत नहीं लगाते हैं तो हम उसको व्यंजन कहते हैं। अब आ जाइए तालंब स्व, मूर्धन्त स्व, दंत स्व, हौरव। जब इसका उच्चारण करते हैं हाथ के मुंह के सामने अगर हाथ रखते हैं तो उष्मा निकलता है। हाथ रख के देखिए, तालंब स्व, मूर्धन्त स्व, दंत स्व और ह उष्मा निकलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया उष्म व्यंजन या उष्म वर्ण। ठीक है, ये कंप्लीट। आ जाइए इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 4, इसकी संख्या 4 और इसकी संख्या द्विगुण मतलब 2। आ गया अक्षौतरों क्यों संयुक्त, इसका नाम क्या पड़ा, संयुक्त मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यौगिक बनाता है। तो क्या हो गया, लेकिन 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर संयुक्त होकर संयुक्त व्यंजन बनाता है। इसमें देखिए आधा क प्लस र मिलकर अक्षर बनाता है, आधा क प्लस र मिलकर क्या बनाता है, अक्षर बनाता है, इसलिए अक्षरों का निर्माण होता है। आधा त प्लस र मिलकर क्या बनाता है, तारों बनाता है। 2 वर्ण के मेल जो वर्ण बनता है उसे संयुक्त व्यंजन करते हैं और उसकी संख्या 4 होती है, 4। और आधा बड़ी र और ढ को क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। बड़ी र और ढ को क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। इतनी बातें कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद आते हैं कि सर वर्ण के कितने भेद होते हैं। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ण के कुल कितने भेद, 2 भेद होते हैं, एक स्वर एक भौवेल, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, एक को बोलते हैं भौवेल, एक को बोलते हैं कंसोनेंट। तो भौवेल किससे कहते हैं, कंसोनेंट किससे कहते हैं, इंग्लिश की बात अलग है, हिंदी की बात अलग है। तो हिंदी में आते हैं कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। तो स्वर किससे कहते हैं, स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र, जिसका उच्चारण स्वयं से होता है, जिसके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता ली जाती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहता है स्वर के बिना हम नहीं जिएंगे, लेकिन स्वर कहता है कि हम अकेले जी लेंगे। तो इसके लिए स्वर के उच्चारण में केकरो सहायता नहीं लिया जाता है, किसी का सहारा नहीं लिया जाता है, वह स्वतंत्र होता है। आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्वतंत्र होता है, इसका मतलब वो उसका नाम है स्वर। ऐसा कौन सा वर्ण है, एग्जाम में पूछेगा ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्वतंत्र नहीं होता है, व्यंजन। याद रहेगा। तो ठीक है, अब देखिए स्वर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। और एक और इस डेफिनेशन लिखना है तो आप लोग और करके लिख सकते हो कि जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण की संख्या टोटल 11 होती है, अ से लेकर औ तक, अ से लेकर औ तक। ठीक है, कंप्लीट। आइए देखिए, अब उसके बाद हमने बताया कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक तो होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। और तीसरी बात आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्वर वर्ण को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है उच्चारण के आधार पर, दूसरा होता है जाति के आधार पर। एक होता है उच्चारण के आधार पर, दूसरा होता है जाति के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है पलु स्वर। आपको कोई प्रश्न कर देगा कि भाई बताइए कि उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण के कितने भेद, तो 3 भेद। लेकिन जाति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद, 2 भेद। इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा देख के। ठीक है, तो फटाफट मैं इसको लिख देता हूँ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर और मजा आएगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट फटाफट लिखिए। अब आइए आगे हम देखते हैं कि ये इसको उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटे थे। एक था ह्रस्व स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर, तीसरा था पलु स्वर। अब आते हैं 1 नंबर में ह्रस्व स्वर पर। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्यों एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम एक मात्रिक स्वर है। आप नोट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 4 होती है।
ओ हर्षई हर्षौ री, ओ हर्षई हर्षौ री। यहाँ तक कंप्लीट हो गया भाई। अब आते हैं कि दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब हर्ष, जिस वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अपना माइंड से इसको याद रख सकते हो भाई। दीर्घ स्वर किससे कहते हैं, तो दीर्घ का मतलब होता है 2 गुना। जिस वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। नोट बना के लिखो इस सबको, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इसकी संख्या टोटल 7 होती है। कौन कौन, तो आ, दीर्घई, दुर्गौ, ए, ऐ, ओ, औ, 7। आ, दीर्घई, दुर्गौ, ए, ऐ, ओ, औ, 7। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी, 7। तीसरी आती है पलु स्वर। तो जिस वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे पलु स्वर कहते हैं। और पलु स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। कंप्लीट। इसको द्विमात्रिक और इसको एक मात्रिक, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इसका एग्जाम्पल होता है जैसे ओम। ओम कहने से लंबा टाइम लगता है ओम, जैसे हे राम, लॉन्ग टाइम लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, उसे त्रिमात्रिक कहते हैं। और जाति के आधार पर स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है सजातीय, दूसरा होता है विजातीय, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं क्या, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे आशा करता हूं, ठीक है। आगे देखिए, अब जाति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। एक होता है सजातीय, एक क्या होता है, सजातीय वर्ण। समान जाति वाले वर्ण को क्या बोलते हैं, सजातीय वर्ण कहा जाता है। जैसे देखिए समान जाति कौन कौन होता है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हो गया आपका ओ, फटाक से इसके बाद क्या आता है आ। एक वर्ण के साथ जस्ट अगला वर्ण आए उसे समान जाति का वर्ण कहते हैं, ओ, आ, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सजातीय वर्ण। ऐसे आ जाएगा आपका हर्षई, दीर्घई, और ये दोनों समान आ गया तो उसे क्या कहेंगे, सजातीय। जैसे हर्षौ, दुर्गौ, ये सब क्या हो गया, सजातीय वर्ण, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, विजातीय वर्ण। विजातीय वर्ण, तो असमान जाति वाले वर्ण को क्या कहेंगे, विजातीय। समान जाति वाले को सजातीय और समान जाति वाले वर्ण को विजातीय स्वर कहा जाता है। जैसे ओ के साथ जस्ट इसका अगला ना के उससे अगला आ जाए, ओ के साथ हर्षई को लगा देंगे तो ये अलग कैटेगरी का, ये अलग कैटेगरी का, तो ये दोनों क्या हो गया, विजातीय। जैसे आ के साथ हम हर्षऊ को लगा देते हैं, हर्षऊ को, क्या दोनों समान है, नहीं है, ये विजातीय हो गया, ठीक है ना भाई। समान जाति वाले वर्ण को सजातीय और समान जाति वाले वर्ण को विजातीय। यहाँ पे लिख दिया मैंने कि जैसे दूसरे नंबर पर था, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, समान जाति वाले वर्ण को सजातीय, जैसे ओ, आ, हर्ष दीर्घई, हर्ष दुर्गौ, ए, ऐ, ये सब हो सकता है। और विजातीय स्वर में क्या लिखा है कि असमान जाति वाले वर्ण को विजातीय स्वर कहा जाता है। जैसे ओ के साथ हर्षई, आ के साथ दीर्घई, और जैसे हम ले सकते हैं ओ के साथ हर्षऊ, कुछ भी ले सकते हैं, ओ के साथ हर्षऊ, ये सब क्या हो गया, विजातीय स्वर। एग्जाम्पल में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जातीय स्वर है, ऑप्शन रहेगा ओ, आ। आप मार सकते हो फटाक से आंसर। क्या ये लेक्चर समझ में आया, लेक्चर में समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। ये तो स्वर का कैटेगराइज किया था, स्वर खत्म हो गया, व्यंजन का कैटेगराइज करूंगा कि उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण, इसको और एक बांटते हैं हम लोग अलग पार्ट में, घोष वर्ण, दूसरा होता है अघोष वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसके उच्चारण से बोला जाता है, तो स्वर के उच्चारण किससे बोला जाता है। और आपको बहुत ही मजा आएगा आगे की क्लासेस में, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा बहुत ही बेहतरीन, और आपके लिए क्लास 10 और 12 के लिए क्वेश्चन बैंक पे स्टार्ट करूंगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए साइंस विद सोनल के साथ, और आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा ऑल सब्जेक्ट मजेदार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।